अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और ये मैं क्या देख रही हूँ, रातों रात हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया, कप्तान बदल गया। बाबर आजम ने आधी रात को यानी रात के एक पहर में जाकर एक पोस्ट लगाई कि मैं अपनी कप्तानी से स्टेप डाउन हो रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या ये बाबर का अपना फैसला था या ये बोर्ड का फैसला था? क्योंकि बाबर का तो कहना था कि मैं तो वही करूँगा जो बोर्ड कहेगा, लेकिन अगर बोर्ड का भी फैसला था तो अभी इस वक्त क्यों नहीं चैंपियंस ट्रॉफी का वेट किया गया? या अगर बाबर की कप्तानी एक बहुत बड़ा मसला थी जिसका जिक्र तमाम जगहों पर होता था, इवन मैं भी करती थी, तो उसको T20 वर्ल्ड कप के फौरी बाद क्यों नहीं किया गया? ये जो पूरा एक वक्त था जिसमें कोचेस ने भी कहा था कि नहीं हम चाहते हैं कि यही लोग कप्तान रहेंगे, उनकी गुफ्तगू से यू टर्न क्यों आया? इस बारे से गुफ्तगू करते हैं। नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं, वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मेरा दूसरी जानिब नाजरीन आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू इस हवाले से पहले भी की है। इमरान सुहेल साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कादिर साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, आप दोनों ने तकरीबन एक ख़ास मखसूस वक्त के अंदर ये तो ज़रूर कहा था कि बाबर आजम जो है उनकी कप्तानी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चली जाएगी। आपने लगभग कोई 2-3 माह पहले शायद ये बात की है, 4 माह पहले, और आपने जनाब ये बात जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले की है। और आपने इसके साथ एक बात ऐड की थी कादिर, जिसकी वजह से मेरे सवालात का रुख पहले आपकी तरफ है कि आपने कहा था कि बहुत जल्द, मैंने जब आपसे पूछा आपके माइंड में कोई कैंडिडेट होगा, आपने कहा रिजवान भी हो सकता है, साउद शकूल भी हो सकता है, अलग अलग आपने नाम लिए गलत मलत। तो मुझे ये बताइए कि ये मोहम्मद रिजवान का नाम भी आपने लिया था और आपने ये भी हिंट किया था कि बाबर आजम जो है शुड नॉट बी द मे नॉट बी द कैप्टन एनी मोर। तो रिजवान के कितने चांसेस हैं कि वो कप्तान हो सकते हैं? अच्छा, रिजवान से मुतालिक जो हमें ज़राए बताते हैं उनके 90% चांसेस हैं। एक और नाम है मोहम्मद हारिस का, जिनको चैम्पियंस कप में कप्तानी इसी वजह से सौंपी गई थी कि वो लॉन्ग टर्म उसको कप्तानी का सोच रहे हैं गैरी केस्टन, वाइट बॉल टीम की। तो जो मोहम्मद रिजवान हैं उनके पास तो आपको पता तजर्बा भी है और उनके पास काफ़ी हद तक तजर्बा है गाइड करने का भी, तो उनको कोई मुश्किल पेश आने वाली नहीं है। मोहम्मद हारिस को इसीलिए डोमेस्टिक में जो कप्तानी दी गई थी वो गैरी के कहने के ऊपर दी गई थी कि इसको कप्तान बनाया जाए और इसको टेस्ट किया जाए, आगे जो है ना वो टेस्ट किया जाए। और गैरी उन पे बड़ा इन्हिसार करते हैं कि हारिस एग्रेसिव है, एग्रेशन है, उसके अंदर एक जज्बा है और यंगस्टर है, आगे लॉन्ग टर्म वो पाकिस्तान को लेके चल सकता है कप्तानी के तौर पे। तो सऊद शकील का अभी तक कोई जिक्र नहीं है वाइट बॉल की कप्तानी के हवाले से, लेकिन मोहम्मद रिजवान इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं फॉर द कैप्टेंसी। और ये डिसीजन जो है ये तब हुआ था जब जुलाई में गैरी केस्टन आए थे पाकिस्तान और उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप की रिपोर्ट पेश की थी, यहाँ पर जमा करवाई थी और वहाँ पर ही उन्होंने लिख दिया था रिपोर्ट के अंदर, हमने आपको ये जो अभी रिसेंटली हमने कहा था कि चेंजेस आएंगी, ये तो रिसेंट पास्ट में आपको कहा 3-4 दिन पहले, लेकिन जो हम लोग काफ़ी मरतबा मेरब इस चीज़ को हाईलाइट भी कर चुके हैं और बता भी चुके हैं। मैंने जब हम वर्ल्ड कप से वापस आए थे तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम में ही आपके तवसत से और बाकी जगह भी मैंने ट्वीट भी की हुई है मेरे ख्याल में, तो हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में बाबर आजम कप्तान नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस दौरान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता था कि फौरी तौर पर जो है वो क्योंकि गरम मामला था और वहाँ पर रिएक्शन दिया जाता। सर्जरी की जो बात स्टार्ट हुई थी वो सर्जरी की बात में ये भी शामिल था कि कप्तान जो है उसकी चेंजिंग हो। तो बाबर आजम जो है उनको वक्त दिया गया और वक्त के साथ साथ उन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि अवाम जो मेरे से मोहब्बत करती थी वो अब मेरे मुखालिफ है और दूरियां हमारी जो आपस में कोलीग्स में दूरियां हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं और बेकदरी होती जा रही है। एक रिलेशन होता है आपका प्लेयर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, तो वो उनमें अब वो वाले नहीं रहे थे जो उनकी अफेक्शंस होती थी, जो आपस में लोग बैठते थे, प्लेयर्स बैठते थे, बातें करते थे, अब दूरियां पड़ चुकी थी। इस वजह से उन्होंने बेहतर समझा कि अब जो है वो इसको रिज़ाइन ले लिया जाए। गैरी ने चूँकि बड़े अरसे पहले उनको कह दिया हुआ था कि आप जो है वो T20 के कप्तान नहीं होंगे हमारे लिस्ट में और आप हमारे प्लान में T20 के कप्तान के तौर पे नहीं होंगे, एज ए बैट्समैन ज़रूर होंगे, और उनको ये जुलाई में ही बता दिया गया था। लेकिन उनको ये कहा गया था कि आपने वनडे की कप्तानी करनी है,
बाबर आजम को ये कहा गया था कि आपने वनडे की कप्तानी करनी है और चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 की उसमें आप एज ए कैप्टन खेलें, मतलब एज ए आप कप्तानी जो है वो करें। लेकिन बाबर आजम के जो मशीर हैं, जो बाबर आजम के करीबी लोग हैं, उनके घर में से ही वो अपने वालिद की बात बहुत मानते हैं, जो ज़राए हमें बताते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि फिर ये दोनों चीज़ें ही छोड़ दें। अब मुझे ये रिवाइंड हुई है चीज़ें, और ये चीज़ें हुई थी 2019 में जब सरफराज अहमद कप्तान थे और आईसीसी जो वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में हुआ था, जब उसमें हम शिकस्त खा के वापस आए थे। तो उसमें शिकस्त खाने के बाद हम जब वापस आए थे तो यहाँ पर वसीम खान थे जो सीईओ थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने फैसलाबाद में सरफराज अहमद को कहा था कि आपसे हम जो है वो वनडे की कप्तानी ले रहे हैं, आपके पास T20 की कप्तानी मौजूद है। जब सरफराज अहमद को ये पता लगा था तो फैसलाबाद में उन्होंने सिंध की कप्तानी करने से ही मना कर दिया था, असद शफीक को कप्तान बना दिया था, और फिर सरफराज अहमद ने मशीरों के मशवरों पे अमल करते हुए T20 से भी कहा था कि मैं T20 की कप्तानी भी नहीं करूँगा। तब T20 पाकिस्तान की नंबर 1 टीम थी और सरफराज अहमद की कप्तानी में हम लोग 11 से 12 सीरीज मेरे ख्याल में जीते हुए थे। तो वो ये चीज़ें अब मुझे रिवाइंड हुई हैं कि बाबर ने भी वही हरकत की है। अगर बाबर देखिए, बाबर आजम को सबसे पहले वो उनको शाहीन को जब कप्तानी से हटाया गया था तब दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है, वैसे ही है। अगर उन्होंने दोबारा कप्तानी ली है तो जिस तरह फिर बोर्ड कह रहा है, अगर आपने बोर्ड के कहने पे ली है तो फिर जिस तरह बोर्ड कह रहा था या हेड कोच कह रहा था कि आप वनडे की कप्तानी रखें, अगर T20 आपने नहीं रखनी कप्तानी तो आप जो है वो छोड़ दें इसको, और वनडे की आपको कप्तान हमारे प्लान में आप वनडे की कप्तान है, T20 आप किसी यंगस्टर को या दूसरे बंदे को मौका दें। अब ये बात नागवार गुजरी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर आजम के लिए ये इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन यही थी और लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने कप्तानी छोड़ी है एज ए प्लेयर। विराट कोहली की भी उनको एग्जाम्पल दी गई, विराट कोहली का भी उनको कहा गया कि भाईजान विराट कोहली भी ऐसे ही छोड़ के गए थे और कप्तानी छोड़ी थी और उन्होंने परफॉर्मेंस पे अपनी तवज्जो दी थी। आप उससे बड़े लेवल के प्लेयर हैं या उसके आप करीब लेवल के प्लेयर हैं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को ज़ाया ना करें, आप अपनी बैटिंग को ज़ाया ना करें। जिस पे बाबर आजम कन्विंस हुए हैं और उन्होंने फिर गुज़श्ता रात जो है वो अपना इस्तीफ़ा जमा कराया, उनका इस्तीफ़ा भी कबूल हो गया और मोहम्मद रिजवान जो है उनसे मुशावरत जारी है सिलेक्शन में, जो अभी ये हमारी होनी है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए स्क्वाड अनाउंस होना है, उसके लिए उनसे जो हमें ज़राए बताते हैं वो ये बताते हैं कि रिजवान को सिलेक्शन कमेटी और हेड कोचेज़ ने मुशावरत में बिठाया है। उनको पता है कि कौन सा प्लेयर आना है स्क्वाड में, कौन सा नहीं आना है, तो इसलिए अब मोहम्मद रिजवान एक बेस्ट चॉइस है मेरे हिसाब से। इस वक्त ऑप्शन यही है, क्योंकि गुज़श्ता द्वार में जब मोहम्मद रिजवान का नाम लिया जाता था ना मीरब, तो कहा जाता था कि रिलीजियस जो है ना वो एक एलिमेंट आ जाता है, मजहबी एक फैक्टर आ जाता है, वो ये है वो है। लेकिन अब वो वाला सीन नहीं है। अगर आपने पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर करनी है तो ये ऑप्शन पहले भी यही थे। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को अगर आपने टेस्ट टीम की कप्तानी भी देनी होती है तो वो भी बेहतरीन ऑप्शन थी उस टाइम पे। अगर आप शान मसूद को कप्तानी आपने दे दी, चले ठीक है, अब शान मसूद के पास ये भी मौका है, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है आगे, तो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका में चेंजेस हो जाएं अगर खुदा न खास्ता रिजल्ट्स इस सीरीज़ में अच्छे इंग्लैंड के खिलाफ नहीं प्रोड्यूस कर सकते शान मसूद तो। लेकिन उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह ताला, और हमारी दुआ है शान मसूद के लिए और पाकिस्तान पूरी टीम के लिए कि वो आगे कामयाबियां जो हैं वो समेटें और पाकिस्तानी कौम को मायूस मज़ीद मत ना करें अपने परफॉर्मेंस की वजह से। आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, आगे मुतअद्दिद बड़ी सीरीज़ हैं, टूर्नामेंट्स हैं, तो उनके लिए अपनी एनर्जी बचा के रखें। लीग्स वगैरह का छोड़ दें फिलहाल। अब माशाल्लाह करोड़पति तो सारे ही हो गए होंगे, तो अरबपति होना ना। हाँ जी, अरबपति होना है, लेकिन आप इज्जत के साथ अरबपति हों। मतलब आप इतना चलें कमाएं ज़रूर, लेकिन आप लोग पहले अपनी प्रायोरिटी को अपने मुल्क को रखें ना। आपका मुल्क है, फिर आप लोग कहते हैं एनओसी नहीं दे रहे, आप लोग कह रहे हैं लीग्स नहीं खेलने दे रहे। पहले आप अपनी परफॉर्मेंस तो देखो भाई, आपके अपनी मुल्क के लिए परफॉर्मेंसेस क्या है। आप 3-0 आप करते हो बैटिंग में और आप धड़ल्ले से जनाब लोगों को ब्लैकमेल करके, जो आप बोर्ड को ब्लैकमेल करके कह रहे हो मुझे लीग्स के लिए एनओसी नहीं देते, तो ठीक किया बोर्ड ने 2 लीगों के एनओसी दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। इनके परफॉर्मेंस के लिहाज से इनको जो है ना ओब्लाइज करना चाहिए, और इनको लाडला बच्चा वही होता है जो ज़्यादा कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाडला बच्चा वही है जो ज़्यादा रन्स करेगा, ज़्यादा विकेटें लेगा, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा।
कादिर ने काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू की है और मैं क्योंकि आपके साथ अभी पहला सवाल है मेरा और मैं वहीं से आगाज़ करूँगी कि आपने भी इजहार किया था कि मोहम्मद रिजवान के बारे में भी कुछ आपकी राय थी, लेकिन बाबर आजम के बारे में जिस तरह से आपने कहा था, हमारा फर्स्ट शो था इफ़ आई रिमेंबर, कि आपने बोला था कि ये बाबर आजम की जो कैप्टनसी है ये चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले है। तो एक बात तो समझ आ गई है कि ये डिसीजंस, ये गुफ्तगू बहुत देर से जारी थी, जो डेफिनेटली रिपोर्टर्स तक, कॉरेस्पॉन्डेंट्स तक पहुंच रही थी, जो कि मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अगर हम बात करें। अभी ये जो डिसीजन आया है कादिर की बात से ये महसूस हो रहा है कि ये बाबर का अपना ज़ाती डिसीजन है, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, बल्कि उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट देते हुए उसको एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन जो हम जानते हैं, जो एक लफ्ज़ होता है ना, एक परंपरा रही है जो बोर्ड की, उसमें तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी की ज़रूरत हो कि वो खुद से रिज़ाइन कर दे, क्योंकि ये तो मतलब सब प्री प्लान्ड होता है। कैप्टन किसने बनना है ये भी प्लान्ड है, कैप्टन नहीं बनना किसी ने तो वो भी प्लान्ड है। तो एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादर की बातें मैं सुन रहा था, काफ़ी हद तक जो हिस्ट्री बता रहे थे वो काफ़ी बेहतर थी, लेकिन मेरे 3-4 पॉइंट थोड़े डिफरेंट हैं। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने जब कादर ने कहा कि बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, तो नहीं लेनी चाहिए थी, वेट कर लेना चाहिए था बड़े इवेंट का, कि चलो यार मैंने बहुत अरसा कप्तानी की है, मैंने बड़े इवेंट्स किए हैं, तो शायद शाहीन को भी मौका देना चाहिए और एक बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था कि नहीं, अगर कोई चेंज भी करने जा रहा था ना शाहीन को, तो बाबर कहता कि नहीं यार अभी इसको मौका दें। जब आप कहते हैं कि मुझे एक सीरीज़ नहीं 2-3 सीरीज़ चाहिए, तो फिर कैप्टन को क्यों नहीं? अगर शाहीन एक सीरीज़ में फ्लॉप हो गया था तो फिर आप उसको मौका देते, कहते यार 2-3 सीरीज़ कंटिन्यू करो, उसको समझ आती, क्योंकि प्लेयर्स के अंदर पॉलिटिक्स बहुत है। आपको एक प्लेयर को समझाते हैं, दूसरे का मुंह बिगड़ा होता है, तीसरे का मुंह बिगड़ा होता है, तो कप्तान को कंट्रोल करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। अब बात करते हैं रिजवान की। मैंने उस वक्त उस प्रोग्राम में ये कहा था कि रिजवान को क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो एक तासुर है, वो ये तासुर है कि रिजवान जो है वो एक बहुत जरगा, जैसे समझते हैं ना कि पख्तूनों में एक जरगा होता है और उसके अंदर जो सरदार होता है वो सबको इकट्ठा करने में बड़ा माहिर होता है, सबको समझाने में माहिर होता है। तो रिजवान की जो वैल्यू है बोर्ड के अंदर वो ये कि ये सबको इकट्ठा कर लेगा, और जो टूटी हुई टीम है, जो बिखरे हुए पत्ते हैं, शायद उनको इकट्ठा करके एक जगह पे ले आएगा। तो ये उस वक्त से एक परसेप्शन थी क्रिकेट बोर्ड के जहन में कि नहीं यार आज भी है, तो और ये डिसीजन हो चुके हैं। आप बाबर वाला डिसीजन अभी नहीं हुआ, बाबर ने तो अपने उसमें ही कहा, आपने अगर उनका रिजाइन पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि ये रिजाइन में 1 महीने पहले दे के गया था। अगर गौर से पढ़े ना तो उसके अंदर मेंशन किया कि मैंने 1 महीने पहले रिजाइन दिया था। जब उसने 1 महीने पहले रिजाइन दिया था तो क्रिकेट बोर्ड ने तब क्यों अनाउंस नहीं किया था, रात के वक्त क्यों अनाउंस किया? अच्छा, 1 महीने पहले तो इस दौरानिये में तो ये गुफ्तगू हो रही थी कि जो मैं बता, आप उसको इस तरह से जोड़ लें कि जब चैंपियंस कप हुआ तो बाबर ने कप्तानी क्यों नहीं ली अपनी टीम की? हारिस क्यों कप्तान था उसका? के डिसीजन उसी वक्त हो चुका था कि बाबर ने कप्तान नहीं बनना। बाबर कहीं ना कहीं आपको वहां पर कोशिश करता दिखाई दे रहा था कि वो रन्स करे, वो परफॉर्मेंस करे, और उसने कमबैक करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने जब माहौल देखा, जज किया चीज़ों को, तो वो जो डिसीजन था उसी के ऊपर कायम रहा। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, शायद क्रिकेट बोर्ड इसलिए उसको अनाउंस नहीं करना चाह रहा था कि क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता था, हालांकि क्रिकेट बोर्ड का ही ये डिसीजन है। अगर आपने अपने बताइए मैं कहा नहीं ये डिसीजन किसका है, तो दिस इज प्योरली क्रिकेट बोर्ड डिसीजन। क्योंकि अगर ये क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेता, मोहसिन नकवी साहब ये अनाउंसमेंट आती, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, तो एक सवाल आता यू टर्न, क्योंकि पहले से उनके ऊपर बहुत सारे यू टर्न्स लगा दिए गए हैं, तो एक और यू टर्न आता तो हम कहते देखो मोहसिन नकवी साहब तो कहते थे ये 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के कैप्टन है मेरे, और ये किसी सूरत नहीं तब्दील होंगे, तो ये कैसे तब्दील हो गए, क्यों यू टर्न ले लिया? तो उन्होंने कहा कि सब ने समझाया होगा अंदर से कि सर आपने जो यू टर्न लेना है, आपने जो कप्तानी लेनी है, तो इससे बेहतर है उससे कहें कि वो खुद जाके स्टेप डाउन कर जाए। तो ये बाबर का स्टेप डाउन इस वजह से भी हुआ है, वरना फौरी तौर पे मेरा ख्याल ये निकाल देते। दूसरी बात ये है कि आपको क्या लगता है कि अब रिजवान जो है वो सिर्फ वनडे के कैप्टन होंगे? आई थिंक सो। आप हारिस की बात करते हैं ना, तो हारिस का तो एटीट्यूड ही नहीं है कैप्टनसी वाला। जो बंदा हारने के बाद पोस्ट मैच सेरेमनी के ऊपर आके कहते जी मैं तो जानबूझ के हारे हैं, तो भाई आप उसकी सोच, अगर आप उसको मेच्योर समझ रहे हैं तो फिर आप मेच्योर नहीं है, फिर आपका कहीं ना कहीं दिमाग हिला हुआ है, आपका कोई पुर्जा खराब है। जो कि क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आते हैं ना नए नए, उनके खराब होते हैं और उनको टाइम लगता है ठीक होने में। अक्सर ये होता है कि जब वो ठीक होने लगते हैं तो कोई और आ जाता है। तो वो ये जो सर्जरी की बात हो रही थी, मैं समझता हूँ ये सर्जरी नहीं थी, ये होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाया गया था
कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो चीज़ों को आप तेज़ दवाइयाँ मत दें। जैसे कहीं कोई हादसा हो जाता है, किसी घर में कोई फौतगी हो जाती है ना, वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि ज़रा सब्र कर लें, वक्त गुजरने दें। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमें सब्र आएगा, आवाम को सब्र आ गया ना, तो अब ये खबर इतनी बड़ी खबर बन के नहीं आई। आपने नोटिस किया होगा ये कोई बॉम्ब नहीं फटा। अगर उसी वक्त बाबर को हटा दिया जाता और ये कहा जाता कि बाबर फारग और नया कैप्टन आए, तो ये खबर इतनी बड़ी खबर बनती कि शायद हम बहुत सारे लोग बहुत अरसे तक ये सोचते कि यार बाबर का क्या कसूर था, बाबर नहीं, हम बिल्कुल ना सोचते, क्योंकि जहां पर केन विलियमसन जो है वो अपनी कैप्टनसी छोड़े, जहां पर युगांडा के कैप्टन कैप्टनसी छोड़े हैं, जरूर सोचते हैं। और उनके फैंस पता क्या कहते हैं? उनके फैंस ये कहते हैं कि ये सारे का सारा जो इसके अगेंस्ट ग्रुप है ना वो करवा रहा है, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं की, इसलिए बाबर को जो है वो कैप्टन खबर बड़ी हो भी जाती तो उससे बोर्ड को क्या असर होता, मतलब बोर्ड का उसके अंदर क्या रिएक्शन होता? बल्कि वो तो तारीफ होती कि हाँ उन्होंने फैसला लिया। वो मैं बता चुका हूं ना कि मोहसिन नकवी साहब ने आते जो डिसीजन बता दिया था ना कि ये जो हमारा कैप्टन है ये रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो वो फिर कैसे वापस लेते? तो फिर हम भी पूछ रहे होते, आप भी सवाल कर रहे होते कि ये क्या चीजें चल रही हैं। सो बाबर ने ये डिसीजन जो लिया ना, मैं उसके ऊपर आता हूँ कि दिस इज वेरी गुड डिसीजन। ये बहुत अच्छा किया है कि वो अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करेगा, और वो लिखता भी यही है कि मैं अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। हालांकि ये जो आखिरी जुमले थे ना, फैमिली को टाइम देने वाले, ये क्रिकेट बोर्ड अक्सर प्लेयर से कहलवाता है, और जब कोई जाता है तो वो ये लिखता है कि मुझे फैमिली को टाइम देना है। के लिए भी तो ये जो लिखा है ना, मोहम्मद यूसुफ के बारे में आपको लगता है कि ये जो पूरा पैरा है ये बाबर ने लिखा होगा? नहीं, ये बाबर को लिखवाया किससे वैसे? बाबर, मेरे ज़राए के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड ने उसको पूरा एक बना के दिया है कि तुमने क्या करना। वो तो उसके आसपास तो ऐसे लोग नहीं है जो उसको इतनी अच्छी लाइंस लिख दें, इतनी रिस्पेक्टेबल लाइंस लिख दें। तो क्रिकेट बोर्ड, बड़े माहिर लोग बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ये बातें लिख सकते हैं और उसको कहते अब तुम इसको प्रेजेंट करो। वरना एक महीने, वो जब कह चुका है कि मैं 1 महीने पहले रिजाइन कर चुका था, नोटिस दे चुका था। वैसे अब एआई भी आ गया हुआ है, लिखवा लिया होगा चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से ठीक भी तो करना पड़ता है ना उसको, तो ठीक कौन करेगा? बाबर तो नहीं कर सकता उसको ठीक। मुझे ये बताएं, इमरान साहब, कारी साहब भी मौजूद हैं, कि फैसला अब जाकर क्यों हुआ है? मुझे नहीं समझ आ रही है इस बात की। मेरे मतलब ना वो मेरे बर्ड्स को मैच नहीं हो रही है। टेक्निकली मैं बताता हूँ। देखिए, अब ये फैसला इसलिए हुआ है कि अब आप क्लोज टू द व्हाइट बॉल सीरीज आ गए हैं। अगर आप ये ऑन स्पॉट करते तो एक तो टाइम नहीं होता। आप कहते हैं यार 1 हफ्ता पहले आपने अनाउंस कर दिया, क्योंकि टीम जो होती है ना, कादर ने ये ठीक कहा है कि टीम बनाने में कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब अपना इनपुट देना था ना, तो किसने देना था? जिसने कंटिन्यू करना था। तो कंटिन्यू किसने करना है? रिजवान ने करना है। तो जब रिजवान ने कंटिन्यू करना तो उसको एक टाइम चाहिए। हो सकता है कि आप 1-2 प्लेयर टेस्ट मैच से भी निकाल लें, क्योंकि हमारी रिवायत रही है कि हम उल्टी टीमें बनाते हैं, हम सीधी टीम कभी भी नहीं बनाते। हम कहते हैं उल्टा चलो, हम टेस्ट का प्लेयर वनडे में T20 में खिला रहे होते हैं, T20 का प्लेयर टेस्ट में खिला रहे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल माजी में रही है, और इतनी अच्छी माशाल्लाह प्लानिंग बनाते हैं क्रिकेट बोर्ड वाले कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर और क्रिकेट बोर्ड और उनके कैप्टन हैरान हो जाते हैं, यार कमाल का इनका तजर्बा है कि ये उल्टा चलते हैं, और उल्टा ऐसा चलते हैं कि अब ये पूरा उल्टा घूमे और आपस में आके टकरा गए। एक ब्लास्ट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद अब इनको रिवाइव करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और मुझे लगता है थोड़ा टाइम नहीं होगा, ये ज़्यादा टाइम लगेगा। रिजवान, मैं ये वर्ड कहने में कोई आर नहीं रखता कि उसने जो किरदार अदा किया है ना, बहुत कमाल की पॉलिटिक्स खेली है कि सबको आपस में लड़ाया, और नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, परफॉर्म कर रहा है, सबको घुमाया नहीं यार, और खुद बन के वो कैप्टन बन गया। देखें, ऐसी बात ये अगर विदाउट कैप्टनसी भी तो रिजवान, विदाउट कैप्टनसी रिजवान की किरदार नहीं अदा कर सकता था कि सबको इकट्ठा करे। नहीं, आपको ये कैसे श्योर है कि वो उसने सारी प्लानिंग की है? मुझे बताएं, कर सकते हैं। देखिए, जो बंदा एक बंदा अगर मुखलिस होके विकेट के पीछे हर बंदे के साथ घुल मिल रहा है या उसके साथ उसको मशवरा दे रहा है, मीठी छुरी होती है ना, तो वो आप मिसाल सुनिए ना, मीठी छुरी वाली, मीठी छुरी बहुत तेज चलती है, पता भी नहीं लगता कहां से चल जाती है। नेक इंसान है मोहम्मद रिजवान, और वो हर बंदे के साथ अच्छे तरीके से क्रिकेट में नमाजों का क्या ताल्लुक है? नहीं, क्या परफॉर्मेंस से नमाजों का क्या ताल्लुक है? वो तो आपका अपना फेल है ना, आप नमाज पढ़ते हैं, नहीं, लेकिन हमारा दीन सिखाता है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिखाता कि आप सारा दिन क्रिकेट खेलें, दीन तो फिर कुछ और सिखाता है ना। नहीं, देखें, तो सिखाता है कि आप तबलीग करें, जो वो करनी चाहिए। अगर एक चीज है, रिजवान अगर सारों को मिल के अच्छे तरीके से मेल मिलाप करके दोनों को आपस में मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों उड़ा हुआ है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों उड़ा हुआ है, बता दें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे उनका हक है प्रोफेशनली। भाई
फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे उनका हक है। देखें जी, देखें वो अगर वो जायज हैं कि अगर उनको ए कैटेगरी से बी में फेंका जाएगा या बी वाले को डी में फेंका जाएगा, परफॉर्म भी तो क्या करें वो ना, उसको, अगर मेरे साथ ऑफिस में ज्यादती होगी तो मैं चुप करके बैठा रहूंगा। एक और एलिमेंट है, एक और खबर आई है कि अगर ये जो प्लेयर्स हैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों इतना अब क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे, क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं है। जब आप परफॉर्म करते हैं ना तभी आप कहते हैं, फर्ज करें कोई बच्चा मैट्रिक के पेपर में फर्स्ट पोजीशन लेता हो तो अपने घर वालों को कहता है मुझे गाड़ी लेके दो, तो घर वाले कहते हैं हाँ यार इससे अच्छा पढ़ा तो उसको गाड़ी भी ले देते हैं। बट जब आप पढ़ते ही नहीं है, फेल हो रहे हैं हर पेपर में, हर सीरीज में आ रहे हैं, तो किस चीज की आपको आपकी बातों के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट दें। एक और वजह, आप 45 लाख रुपए पर मंथ ले रहे थे 2023 में, राइट ना, एक प्लेयर एक कैटेगरी का। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको 5 मिलियन से ऊपर कर दिया। फिर आप कहते हैं कि आईसीसी की तरफ से जो पैसा आता है, जो पैसे बढ़े हैं डॉलर्स की सूरत में, उसके अंदर से भी हिस्सा दो, गेट मनी है उसके अंदर से भी हिस्सा दो, आपको सोशल मीडिया की जो इनकम आती है उसमें से भी हिस्सा दो। तब क्या पैसे ही है सिर्फ सब? देखो इमरान, अगर मीरब या मैं कहते हैं कि ऑफिस में से मुझे हिस्सा दो, ये तो फिर मालिकान की मर्जी है कि वो हिस्सा देते हैं या नहीं देते। इसी तरह प्लेयर्स ने अगर उनको कहा है तो बोर्ड वाले ब्लैकमेल क्यों हुए थे? ज़काशा मेरा ख्याल है चले ज़काशा साहब चले गए तो अब क्यों हो रहा है? कौन हुआ? नहीं हुआ कोई भी ब्लैकमेल। अच्छा मुझे भाईजान, अगर अब 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने धमकी दी है बोर्ड को कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, अच्छा, तो बोर्ड ने उनको बकायदा तौर पर चेयरमैन की हिदायत पर उनको कहा कि नहीं लेना, ना लें। चेयरमैन साहब ने तो ये भी कहा था ना लें। जो प्लेयर फिटनेस टेस्ट पर पूरा नहीं उतरते उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। मुझे बताएं, आपके तो लाहौर के अंदर 8 प्लेयर जिन्होंने अभी रिसेंटली फिटनेस टेस्ट दिया है, वो फिटनेस टेस्ट में फेल हुए, तो आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे? आई एग्री। इसी की वजह से तो डिले हुआ ना। फिर आप उनको कहना चलो यार तुम एक बार होर कर लो। जिस बंदे से 2 किलोमीटर पहले नहीं भागा गया, क्या वो 2 दिन बाद 2 किलोमीटर भाग लेगा? 2 किलोमीटर भागे हैं, लेकिन भाईजान ऑन टाइम फिटनेस का लेवल है ना, आपका लेवल अगर मुझे ये बताएं, 8 मिनट के अंदर अगर 8 मिनट है तो क्या वो 8 मिनट, वो अब लिखा गया कि 8 मिनट में ही है, 7 मिनट अगर 59 सेकंड और मतलब 75 मिली सेकंड आ जाए तो फिर वो क्या करे? तो ये क्राइटेरिया किसने सेट किया? तो ये क्राइटेरिया अगर बोर्ड ने नहीं, देखें अगर 80% तक है और अगर पिछले अदवार में 60%, 4 साल बाद मैं इस बात पे एग्री पता क्यों करता हूँ? सिर्फ इस बात पे एग्री कादर से करता हूँ कि जब प्लेयर 100-200 मैचेस खेल चुका होता है ना, तो उसके ऊपर ये एलिगेशन नहीं फिट करना चाहिए या ये तलवार नहीं लटकानी चाहिए कि तुमने 8 मिनट में करना ही करना है। पर ये बातें बोलने से पहले ना सोच लेनी चाहिए। ये पहले आप ये ना करें, फिर आप मीडिया में आके कहते हैं हम एक स्टेप पीछे नहीं हटेंगे फिटनेस से। आप एक स्टेप पीछे नहीं हटेंगे तो फिर आपने स्टेप बैक करना है, आपने यूटर्न लेना है। और मैं आज बात लिख लें कि आपकी टीम के अंदर 60 से 70% प्लेयर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो टेस्ट भी खेलेंगे, वो वनडे भी खेलेंगे, वो चैंपियन ट्रॉफी भी खेलेंगे, वो हर इवेंट खेलेंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आपके T20 वर्ल्ड कप में आजम खान थे, ठीक है? अगर आपने फिटनेस का म्यार ये रखना है तो फिर आप बाकियों के साथ ज्यादती करते हैं। जो लोग 90% तक गए हैं, जो 95% को अचीव किए हैं उसमें, और फिर जो 60% वाला डोमेस्टिक प्लेयर है उसमें क्या फर्क रह गया उसकी फिटनेस में? आपने अगर डोमेस्टिक में 60% रखा है एक क्राइटेरिया और आप इंटरनेशनल में उसको लेके गए अचानक 80% के लिए, तो फिर आपको टाइम भी देने की जरूरत है प्लेयर्स को भी, और उनकी बैक टू बैक क्रिकेट है। आप लोगों को इतना अंदाजा नहीं है कि आप लोगों ने 11 माह का डोमेस्टिक सीजन बना दिया। मतलब ये सितंबर में शुरू हुआ और अगले अगस्त 2025 तक जाके वो डोमेस्टिक सीजन है। आपने डोमेस्टिक सीजन बनाया, आपको पता है कि मिसबाह का जो बेटा है, मिसबाहुल हक साहब जो मेंटोर हैं, उनके बेटे कहां से खेल रहे हैं? फहामुल हक है उनका नाम। हाँ जी, कहां से खेल रहे हैं? एचईसी की टीम से खेल रहे हैं। माशाल्लाह, एचईसी की टीम से उन्हें सेलेक्ट किया गया और वो आज तक एचईसी का जो क्राइटेरिया है कि जो लड़का एचईसी की तरफ से खेले हो, या तो इंटरबोर्ड खेला हो, इंटरवर्सिटी खेला हो, या कोई कॉलेजिएट टूर्नामेंट खेला हो। चलें सर, उसके वालिद तो खेले कुछ, हाँ ये कह सकते हैं, वो कुछ भी नहीं खेले और डायरेक्ट सेलेक्ट हो गए। और माशाल्लाह से एचईसी ने 2 लड़के खेले थे, यस, उनके बेटे भी तो आगे से खेल रहे। तो फिर बेटे ही खेलेंगे, बाकियों को छुट्टी करा दो, जाओ बेटा घर। क्या लेना देना इस मुल्क में गरीब का क्या है? 4 लड़के ऐसे हैं मेरा, मैं आपको उसका रिकॉर्ड दे सकता हूँ, जो के यूनिवर्सिटी से ताल्लुक ही नहीं रखते और वापडा के डिपार्टमेंट से हैं। ये खबर मुझे दी है, क्या नाम है भट्ट साहब का, अख्तर मुमताज भट्ट साहब, मैं उनका नाम लूंगा, वो क्रिकेट के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने ये खबरें निकाली, उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि यार 4 लड़के ऐसे हैं जो कि वापडा से डायरेक्ट आए हैं और डायरेक्ट आके एचईसी में भर्ती हो गए। अब कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, टीम बन गई है। अब अच्छा, पीछे कौन है? अब मैं, इनको पता है कि डोमेस्टिक के जो हेड हैं वो ये चाहते हैं कि मिसबाह का जो साहबजादा है वो बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में आ जाए।
तो देखिए जब आप लोगों को लाने के लिए क्राइटेरिया बनाना, अच्छा वो क्यों चाहते हैं? पर्सनल ताल्लुकात, नहीं लाइकिंग आपको डिसलाइकिंग। पता है अब्दुल्ला खुरम न्याजी जो है वो रिश्तेदार हैं मिसबाह उल हक। पर्सनल ताल्लुकात क्या तरह हूँ, उनके न्याजी फैमिली फैमिली, टर्म्स हैं, उनके न्याजी फैमिली फैमिली है टर्म्स ना। हैं। और मिसबाह उल हक को क्रिकेट में अहम किरदार अदा करने वाले, लाने वाले ये दो भाई थे, अब्दुल्ला, ये जो अपना अब्दुल्ला न्याजी साहब हैं और इनके एक बड़े भाई हैं वो। नहीं तो ये जो मिसबाह उल हक साहब के जो बेटे हैं, ये कल को जब क्रिकेट में आएंगे, मिसबाह साहब की वैसे ही बड़ी खिदमात है पाकिस्तान के लिए भी हैं। उन्होंने अगर हम देखें फिटनेस पर भी बड़ा काम करने की भरपूर कोशिश की है, तो क्या उनके बेटे ये फिटनेस पर और जो मामला जो वो रेस करते थे दूसरे प्लेयर्स के लिए, क्या उस पर फिट है? तो कादिर कह चुका है ना कि वो देखिए कौन खिला रहा है। अब मुझे बताएं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लीड कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को, क्या उनको वो जवाब देगा? टीमें तो उन्होंने फाइनल करनी है ना। मोहसिन नकवी साहब को कुछ नहीं पता, हम उनको बारहा समझा चुके हैं सर। देखें आपके साथ जो टीम में लोग हैं ना, वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत सारे मामला तो ख़राब कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ये नज़ला किस पे गिर रहा है, ये सारी तनकीद किस पे गिरनी है? मोहसिन नकवी साहब पर। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ग्रेट पर्सन और वो जज्बा रखते हैं हर चीज़ को ठीक करने का अपने मुल्क के लिए, पर सर आप जज्बे से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। आप ये देखें कि आप पॉलिटिक्स चला रहे हैं, मुल्क की पॉलिटिक्स के साथ चल रहे हैं, लेकिन आपको क्रिकेट बोर्ड की पॉलिटिक्स जो है वो उससे भी गंदी है, उसको आगे देखना पड़ेगा, उससे समझाना काफी हद तक पॉलिटिक्स रिजवान की भी है। मैं उस तरफ नहीं आ रहा, मैं दूसरी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर कौन क्या करता है, किसको लेके आता है, किसको रखता है, किसके पीछे चलता है, प्लेयर्स कैसे आते हैं। अब ये 11 महीने का डोमेस्टिक सीजन बना दिया आपने, इतना वर्कलोड डाल दिया। देखिए आपको देखते देखते इंग्लैंड ने भी ये रूल फॉलो कर लिया। अब उन्होंने अपने प्लेयर पे पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि भाई जब हमारा काउंटी सीजन हो रहा होगा तो सिर्फ आईपीएल खेल सकेंगे। वो पता है आपको खबर का? क्योंकि उन्हें पता है ना कि आईपीएल में और आपके प्लेयर पीएसएल, इंग्लैंड के प्लेयर पीएसएल में नहीं आएंगे अगर क्लैश हो गया। अगर नहीं क्लैश होना है और उन्हें नहीं आना। तो 16 प्लेयर लास्ट ईयर आए थे, आपको याद है इंग्लैंड के? तो जब वो नहीं होंगे तो आपकी लीग कहाँ स्टैंड कर रही है? लेकिन अच्छी चीज ये है कि इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम है वो इस वक्त मुल्तान में, और बेन स्टोक्स आए हैं और अब नुमाइंदगी बेन स्टोक्स ही करेंगे। जी हाँ, वो कप्तानी करेंगे, लीड कर रहे हैं इंग्लैंड टीम को। और उसमें 2 आई थिंक मुस्लिम हैं, वो जो स्पिनर हैं लड़के, एक आदिल रशीद और एक मोइन अली की जगह। तो देखे वो उनको रिप्लेस करना है, ये भी एक बड़ी फख्र की बात है। और लड़का बच्चा सा है जो स्पिनर बड़ा अच्छा है, उसने विकेटें भी पहले ली हैं। तो इंग्लैंड की टीम जो है वो है तो यंगस्टर्स पर दुआ करें हमारे स्पिनर्स उनसे सीखें। लेकिन आमीन बिल्कुल सही बात है। और देखें ये कल्चर जो है ना, ये कल्चर जो रिश्तेदारों वाला जो कल्चर है वो नहीं बदलने वाला। काफी अरसे से साजिद खान भी आ रहे हैं, अभी और भी लोग आ रहे हैं स्क्वाड के अंदर। मतलब ये किसी ट्रेन में बैठे हैं जो बारी बारी पहले मैच का स्क्वाड, एक मैच का स्क्वाड था, अभी तो 2 मैचेस बाकी हैं। साजिद खान आएंगे। अच्छा ऐसे कभी पहले भी हुआ है कि आपके एक मैच का पूरा स्क्वाड अलग है? होम सीरीज में आपको ये एडवांटेज होता है। अच्छा ये इसलिए ऐलान करते हैं कि वो जो है ना इनका स्क्वाड लीक हो जाता था, प्लेइंग 11 लीक हो जाती है। आपको पता है कि काफी अरसे से जो है ना ये प्रैक्टिस चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये प्रैक्टिस बहुत गलत है। देखिए आपने एक मैच के लिए प्लेयर अनाउंस की टीम 15-16 की, अच्छा उनके ऊपर अब प्रेशर है कि यार अगले में अनाउंस होगी तो पता नहीं मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आपको तीनों मैचों की एक तरफ से ये भी हमारा लिए डिमेरिट पॉइंट इस वजह से भी है पहले अनाउंस करना कि दूसरी टीम के जो एनालिस्ट होते हैं ना वो हमारी तरह के नहीं होते, वो हमारे 11 के 11 लड़कों पे काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उनकी वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनको बताते हैं हम उनकी अपनी टीम के प्लेयर्स को। ये भी एक नुकसानदेह अमल है कि अगर हमारा शाहीन है या उसका प्लेइंग 11 हमने पहले ही अनाउंस कर दी है और हमारा बैटर है सलमान अली आगा, तो वो बॉलर्स को बताएंगे कि सलमान अली आगा का ये वीक पॉइंट है, तो इसको इधर बॉल करना है। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि प्लेइंग 11 क्या है तो वो किसके बारे में बताएंगे? उनके एनालिस्ट ऐसे नहीं है जो कि 6-6 महीने लगा के भी दूसरी टीमों के प्लेयरों को डाटा नहीं निकाल सकते। वो विद इन मिनट्स में आपका पूरा डाटा एनालाइज करते हैं, कौन कहाँ पर हल्का है, कौन कहाँ पर अच्छा है, किसकी क्या खासियत है, किसकी क्या खामी है, वो अपने प्लेयर को बिठा के 1 घंटे की मीटिंग में बता देते हैं और वो उनके प्लेयर एज पर उनके प्लान के अमल करते हैं। वो अंदर जाके अपनी मर्जी से बाउंसर नहीं शुरू कर देते, अंदर जाके अपनी मर्जी से आगे बॉलिंग नहीं शुरू कर देते, वो एज पर कोच प्लान अंदर जाके उसको
इम्प्लीमेंट करते हैं और तभी उनका सक्सेस रेट बढ़ता है। इंडिया देख लें, हमारे प्लेयर, हाँ ऐसे ही इंडिया बांग्लादेश, इंडिया की टीम हमेशा गेम प्लान पे अमल किया जो अंदर से गंभीर ने बताया होगा, जो उनको बताया होगा कप्तान ने, उस पे अमल किया होगा। कादिर, अगर रिजवान, क्योंकि ज्यादा चांसेस रिजवान के हैं नेक्स्ट कैप्टन होने के लिए, तो डू यू थिंक कि ये हमारी टीम के जो ग्रुपिंग के मसाइल हैं, जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे इस फैसले के साथ? क्योंकि कहा जाता है कि रिजवान की तो अपनी एक लॉबी है। नहीं, लॉबी वगैरह अभी कोई नहीं है उसकी, लेकिन वो आप ये कह लें कि ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं और वो उनका ये है कि वो हर एक बंदे के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनके साथ हर बंदे का रिलेशन ठीक है। ग्राउंड की तरफ ही खेलते हैं ना चारों तरफ? जी, वैसे तो नहीं चारों तरफ। नहीं, वो मैं उनको कह रहा हूँ कि उनका रिलेशन सारों के साथ ठीक है। ये जो ग्रुपिंग वाला सिलसिला होगा ना, ये फिलहाल के रुक जाएगा और अल्लाह करे रुके। वो इसलिए रुकेगा ना कादर, देखो मैंने पहले ही कहा था कि जिरगे का सरदार वही होता है जो सबको संभाल पाता है। तो वो सरदार उसी को बनाया गया है कि जिसकी सब मान ले, मतलब बाबर वाले भी मान ले और शहीन वाले भी मान ले और सबको कहे यार इकट्ठे हो जाओ, मुल्क के लिए खेलो। और मैंने आपको ये बता दूं कि इस सीरीज़ के अंदर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि जब आप कंटिन्यू मैच हारते जाते हैं ना तो कहीं तो आप जीत लेते हैं ना। जैसे हम कंटिन्यू जीत रहे होते हैं तो कोई हार जाता है। लेकिन रिजवान को अगर कप्तानी मिली तो उसके लिए बड़ी मुश्किल पहली सीरीज़ होगी, उसका इम्तिहान बड़ा मुश्किल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो है वो आसान नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई गया है तो उधर जो है उस पर तनकीद ही हुई है। तो आपका ये मतलब है कि ये बता दें अभी क्रिकेट बोर्ड वाले जब कप्तान बनाएंगे तो भाईजान चैंपियन ट्रॉफी तक ही गया, रिजाइन नहीं करते, ऐसे इन्हें उतरन नहीं देना। मतलब अगर रिजवान कहे भी ना मैंने रिजाइन करना तो भाईजान फिर उसको नहीं। हमारी टीम देखे, हमारी टीम ऐसी है कि वो किसी जगह पे भी आउट क्लास कर सकती किसी भी टीम को, लेकिन करे तो सही ना भाई। इतने अरसे से हम लोग शिकस्त देखते हुए आ रहे हैं। कैसे करेंगे कादर जब आपने टीम के साथ प्लेयर्स का जो पूल है वो जोड़ा हुआ है, जो कि पिछले कई अरसे से वो हारता चला आ रहा है। आप नए लोगों को एंटर होने नहीं दे रहे। आपको नहीं लगता हसनैन को ना खिलाते? हसनैन ने तो खुद कह दिया है कि मैंने नहीं खेलना, रेड बॉल तो मैंने खेलना ही नहीं। लेकिन मैं आपको आपस की बात बताऊं, वो बेंच प्लेयर है। तो फिर आप हारिस को भी तो कहता था ना, एक मम्मा सॉरी हारिस कहता था ना मैंने रेड बॉल नहीं खेलनी, तो क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया था? उसको बुलाया था, उसको फाइन किया था, उसको बैन किया था, लेकिन उसने बाद में सॉरी किया और फिर उसको रेड बॉल खिलाया। तो आप हसनैन को कभी क्यों नहीं खेलनी तुमने रेड क्रिकेट? तो मुल्क का साथ उसको तैयार करें, उसे खिलाएं। प्लेयर्स की बात नहीं माननी चाहिए, उस हिसाब से चलना चाहिए। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेंच पे बैठे रहे तो वो खुश रहते हैं। मोहम्मद हसनैन उनमें से एक हैं। उनको जब भी मौका मिला पाकिस्तान टीम में से, या तो वो बेंच पे बैठे रहे या उनको जब मौका मिलता है तो वो परफॉर्मेंसेस उस तरह नहीं देते जिस तरह वो PSL में या किसी और लीग में देते। आई थिंक सो, मेरा ख्याल मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा, शायद उसको ना एक डर है। किस बात का? उसको डर है कि उसके जो बॉलिंग एक्शन है उस पर प्रॉब्लम है, और एक दफ़ा वो रिपोर्ट हो चुका है, बिग बैश में एक दफ़ा बिग बैश में रिपोर्ट हो चुका है। और जब बॉलर रिपोर्ट होता है ना तो उसके अंदर एक खौफ बैठ जाता है, और वो ऐसे नहीं रिपोर्ट हुआ होगा। कुछ ना कुछ निकालने के लिए कोचेस किस लिए लगाए हुए हैं आपने? कोचेस आई थिंक सो इस एज के अंदर आके वो किरदार अदा नहीं कर सकते हैं। चलिए मत करें, कोई तो होगा ना। अगर किसी के अंदर कोई डर है, अगर मेरे अंदर अगर कोई फियर है तो मैं किसी का तो मशवरा लूंगी ना उस फियर को खत्म करने के लिए। यहाँ क्यों अच्छी थी मैं पहले वो बता दूं, यहाँ इसलिए अच्छी थी, ये पाकिस्तानी अंपायर से किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने, मैंने नोट किया। अगर कादर क्योंकि क्रिकेट को बहुत अच्छा समझता, इसने भी देखा होगा, मुझे 2-3 जगह पे लगा है कि डाउटेड चीज थी कि अगर यहाँ को गोरा अंपायर खड़ा होता या मॉनिटर कर रहे होते इंटरनेशनल सीरीज तो वो रिपोर्ट हो जाता। और शायद वही खौफ है कि वो कहता है कि मैंने रेड बॉल नहीं खेलनी, और वो शायद लीग्स ही खेले, वनडे में भी उसको खिलाएंगे। लीग्स में क्या ये इशू नहीं पॉइंट आउट होगा? अपनी लीग्स में तो मेरा ख्याल नहीं, वो जब अपने अंपायर होंगे तो वो नहीं रिपोर्ट होगा। ये प्लेयर्स बनेंगे कैसे फिर? वो सही कह रहा है, उसको बैठने का शौक है, टीम के साथ कैरी साथ चले, सैर करे, दैट्स इट, प्रायोरिटी नहीं है ना। मैं जितनी डिसअपॉइंटेड आज हूँ, यकीन माने मैं पहले कभी भी नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं आज ऐसी ऐसी बातें सुन रही हूँ कि मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। एक तो मतलब चले मोहम्मद रिजवान की आपने जो गुफ्तगू की, मैं किसी हद तक, क्योंकि मैं पार्ट नहीं हूँ, आई डोंट नो द रियलिटीज इनसाइड, लेकिन जो चीज़ एक नज़र आती है बाहर से उसके साथ तो मैं एग्री करती हूँ। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद हारिस, जिन्होंने अपनी टीम के हारने के बाद एज अ कैप्टन
पूरे प्राउड के साथ ये बात की है कि मैं तो मतलब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है हारने के ऊपर, इसमें क्या है, हम तो जानबूझ के हारे हैं। तो ऐसे मतलब प्लेयर से जो कि ऐसा इमेच्योरिटी वाला एक बयान जारी करे, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कल को आपका T20 का कैप्टन होगा? सो कि मुझे लगता है कि कादर ने बताया कि साउथ शकील, मुझे लगता है कि रिजवान के साथ साउथ शकील को वाइस कैप्टन कैरी ऑन किया जाएगा और दोनों फॉर्मेट में रिजवान ही कप्तान होंगे। मुझे नहीं लगता कि एक्सपीरियंस करेंगे और गो के गैरी क्रिस्टन ने कहा है। नहीं, वो इंग्लैंड को फॉलो करते हैं ना, वो हैरी ब्रुक की तरह जो है वो कोई नया फैसला। अच्छा, इतनी खुली छूट जो है ना कोचेस को नहीं होनी चाहिए। ये बहुत है भी नहीं। उन्होंने तो अभी कहा था कि कैप्टन चेंज नहीं होगा। बहुत किन्होंने कहा था? कोचेस ने यही फैसला किया कहा है ना कि ये खबर आई थी ना, ये कादर ने कहा ना रिपोर्ट हो गया था, उसने रिपोर्ट में लिख के दे दिया था कि बाबर को कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना। तो मुझे लगता है कोचेस को इतनी खुली इजाजत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खेलने के लिए। ये कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लेबॉर्ट्री है क्या? जिसका दिल करता है आगे टेस्ट करने शुरू कर देता है, जिसका दिल करता है यहाँ पे तजर्बे करने शुरू कर देता है और एक्सपीरियंस गेन करता है और फिर जाके फिर वो अपनी CV में ऐड करता है कि जी मैंने पाकिस्तान की कोचिंग की है। हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता कोच को, वो कहता है कि मैंने किस किस मुल्क की कोचिंग की है, उसका जो लेवल है उसी से बढ़ता है। अब गैरी क्रिस्टन को क्यों लिया आपने? इंडिया इन्फ्लुएंस करने देता है अपनी टीम के अंदर? इंडिया के जो थिंक टैंक है वो गैरी को कहेगा कि तुम इसको सिलेक्ट करो, इसको तो भाई तुम कोचिंग करो, तुम्हें ये 15 लोग दिए, इन्हीं के साथ जाओ। तो क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए इतने स्ट्रांग हो कि हम भाई तुम्हें 15 दे रहे हैं, तुम इनको खिलाओ। वहाँ पर तो आपको पता है ये पाकिस्तान के अंदर ही इनकी चलती है, बाहर तो इन्हें कोई हिलने नहीं देता। मुझे तो सिर्फ अभी तो सिलेक्टर्स के हवाले से भी है कि यूसुफ की जगह पे कौन कंटिन्यू करेगा? अजहर अली का सुनने में आ रहा है। वो तो अजहर अली तो फाइनल में भी थे ना। अजहर अली जो है वो हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे नेशनल क्रिकेट अकेडमी का हेड लगाएं, मुझे सेलेक्टर नहीं बनना है। वो ये बहुत अरसे से बज़िद 5 महीने हो गए उन्हें ये बात करते हुए कि मुझे नेशनल क्रिकेट अकेडमी दे, मुझे सेलेक्टर ना बनाए, क्योंकि सेलेक्टर तो यूं चेंज हो जाता है। कादर क्यों, मतलब देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो पहले ही कहते हैं कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हमें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर एक शख्स चाह रहा है तो क्यों उसको नहीं मौका मिल रहा? देखिए वहाँ पर जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैठने वाले लोग हैं ना, वो उनकी लॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो उनका मनपसंद बंदा होता है वो उसको रख लेते हैं, उसको oblige करते हैं, जो नहीं होता उसको पास भी नहीं आने देते। वहाँ पे डिफोकस करते हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह आपके कैमरे की डिफोकस होता है ना, अचानक एकदम ब्लर हो जाती हैं चीज़ें, तो इसी तरह ही यहाँ पर भी चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट की जगह हम लॉबी क्रिकेट रख देते हैं। फिर हर जगह पर तो लॉबी है, हर जगह नहीं है ना। प्रॉब्लम इज दिस, हम कंपैरिजन जब हम सोचते हैं ना इंडिया के बारे में कि इंडिया और की टीम बहुत बूम पे है, बहुत ऊपर जाती है, प्रोफेशनल है, सबसे पहले आपको अपना सिस्टम प्रोफेशनल करना पड़ेगा, उसके बाद अपने प्लेयर्स को प्रोफेशनल एटीट्यूड पे लाना पड़ेगा। आपके प्लेयर्स का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। जब वो नीचे से जो अब आप उनको क्लब क्रिकेट बाद डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खिलाते हैं ना, तो वो वहीं से खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं खराब करता प्लेयर्स को, प्लेयर नीचे से खराब आते हैं, सिस्टम से खराब आते हैं। क्रिकेट बोर्ड के अंदर जब प्लेयर आते हैं तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने एक अरसे में बहुत अच्छा काम किया था। आप जिनका नाम लेते हैं ना, नसीम शाह का, मोहम्मद आमिर का और 2-3 प्लेयर्स का, ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ही तैयार हुए और वहीं इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली। ये किसी क्लब की ट्रेनिंग में नहीं रहे। अगर ये किसी क्लब की ट्रेनिंग में रहते हैं तो शायद ये भी यहाँ तक ना पहुंचते। तो ये रहे हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर और कोचेस ने इनको बाहर ही नहीं निकलने दिया। वहीं पर ये छोटे, मैं 15-15 16-16 साल की अकेडमी में आए थे, अकेडमी ने इनको संभाला, अकेडमी ने सब कुछ खिलाया। एक वक्त था कि अकेडमी की एक टीम बना करती थी, कादर आपको याद है? नेशनल क्रिकेट अकेडमी की एक टीम बनती थी और उस टीम को फर्स्ट क्लास में डाला जाता था। तो फिर वो प्लेयर जो था वो ग्रूम करते थे, वो मजा भी आता था खेलने का। हाँ यार ये बंदा निकला है, क्योंकि वो क्रिकेट अकेडमी को पता होता था कि ये हमारे 15 लड़के हैं, ये फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, इनमें से कौन सा फ्यूचर स्टार है। वो सिस्टम खत्म हो गया। हर बंदा नया आता है, वो आके क्रिकेट अकेडमी का नया एक स्ट्रक्चर बनाता है और 2-3 साल गुजारता है, फिर नया आता है, वो नए तजर्बे करता है। बाहर वाले भी हमारे साथ तजर्बे करते हैं और घर वाले भी तजर्बे करते हैं। सिर्फ आई थिंक सो कि वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और खबरों में रहना चाहते हैं, और हम खबरों में लाते हैं उनको और वो शायद बहुत अपने आप को बड़ा स्टार समझना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि हमारे प्लेयर्स को जो ना उस शुरू से जो स्टारिज्म का चस्का पड़ जाता है ना और पैसे का, वो हमारी क्रिकेट को तबाह करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। कादिर, न्यूजीलैंड की बात करूंगी कि न्यूजीलैंड की जानिब से भी कुछ मसाइल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह से मसाइल हो रहे हैं, इस तरह न्यूजीलैंड में भी हो रहे हैं। कैप्टनसी चेंज और सारा मामला जो है वो T20 से वहाँ पर भी चल रहा है। अभी सऊदी की जानिब से भी इस किस्म की कोई बात सामने आई है। तो क्या लगता है आपको कि न्यूजीलैंड भी कहीं ना कहीं लैक करी है परफॉर्मेंस में, डिसीजंस में?
देखिए उनका जो सिस्टम है ना, वो लोग बड़े प्रोफेशनल हैं। वो इस तरह की सियासतें हर जगह होती होंगी, लेकिन इस तरह की सियासत नहीं वहाँ पे होती कि वो वहाँ पर जो है वो बोर्ड में लोग जो है वो एक दूसरे की टांगें खींचें, या आप जो है वो उनके प्लेयर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इख्तलाफात कप्तानी के हवाले से करें। ऐसी चीज़ हमारे इधर ही होती है, और ये एशियन ममालिकों में ज़्यादा है। अब बाहर में जो है वो शुरू से ही उनको ऐसा ग्रूम किया जाता है। उनको जब स्कूल लेवल से उनकी क्रिकेट का आगाज़ होता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, तो उनको उनको सिखाया जाता है क्रिकेट के हवाले से, उनको पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं सिखाया जाता। गोरे जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और उनको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पता होती कि मतलब वो जिस तरह यहाँ पे प्लानिंग्स हो रही होती हैं कि वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लॉबी कर लो, ग्रुपिंग कर लो, होती हैं यारी दोस्तियाँ, कहाँ नहीं होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हद तक नहीं पहुँचती। जो टिम साउदी हैं वो चूँकि उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड की तरफ से, और फास्ट बॉलर का इतना देखिए कप्तानी के हवाले से इतना लंबा कैरियर नहीं हो सकता, उसके अंदर इंजरीज आती हैं, उसका अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो दूसरी चीज़ है, टॉम लैथम पहले भी तकरीबन 10 मरतबा वो उसको सर्व कर चुके हैं, कप्तानी कर चुके हैं। तो वो अब जो इंडिया की जो खिलाफ सीरीज़ होगी उसमें उनको एक रोल दिया गया है टॉम लैथम को, और मैं समझता हूँ कि टॉम लैथम भी अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं, क्योंकि आप जब क्रिकेट खेलते रहते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि इधर ये गलती कोताही थी। आप भी इवन जब आप प्लेयर होते हैं तो कप्तान गलत कोई डिसीजन ले लेता है, इंसान है, तो वो उस वक्त आप दिल में सोच रहे होते हैं, अगर आप कह नहीं सकते तो आप ये सोचते हैं कि यार अगर मैं ये बना तो मैं इसको बेहतर करूँगा। तो जब आप पे जिम्मेदारी आती है तो फिर आपके दिमाग में जब फ्लैशबैक पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले वही चीज़ हिट होती है कि ये गलती हुई थी, तो ये मेरे से नहीं होनी चाहिए, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो न्यूजीलैंड मैं समझता हूँ अच्छा फैसला है, और रिजल्ट भी अच्छे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो इस टाइम पे नंबर 1 है टीम, जिसमें इख्तलाफात मेरे हिसाब से हों भी तो वो नज़र नहीं आते, क्योंकि वो टीम गेम खेलते हैं। मैं इससे थोड़ा सा ऐड करूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम को हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता, वो अपना सिस्टम नहीं चेंज करते। वो जो मैकेनिज्म उन्होंने बनाया है ना क्रिकेट का, प्लेयर्स को ऊपर लाने का, डेवलपमेंट का, वो वही रहता है। वहाँ पर बाबर के कहने पर, रिजवान के कहने पर, शाहीन के कहने पर, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर सिस्टम नहीं चेंज होता। जैसे इफ्तिखार कहते हैं जी, आप एक प्लेयर को परफॉर्मेंस पे ऊपर उठा देते हैं, तो भाई फिर आप क्रिकेट बोर्ड वालों को कहें ना, हमें 5-6 बंदों को बिठा दें क्रिकेट बोर्ड में, हम ही टीम बना दिया करेंगे अगर आपने हमारे कहने पर बनानी है तो ये चीज़ें बाहर के ममालिक में नहीं है। वो हारते हैं ना तो बहुत कम अरसे के लिए उनका फेलियर आता है, लेकिन वो ट्रैक पर आ जाते हैं। लेकिन हमारा अभी ट्रैक जो है ना वो टेढ़ा ही चल रहा है, दुआ करें ट्रैक पर हम आ जाएं जल्दी। खैर इसी के साथ मेरे ख्याल से प्रोग्राम एंड करना चाहिए अभी का। थैंक यू सो मच कादिर एंड इमरान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ अच्छी डिस्कशन की, हमने इस बात को फिगर आउट किया कि एग्जैक्टली मसाइल हैं क्या। आपसे मुलाकात होती है 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।